नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक और मैं इस समय मौजूद हूँ मऊ के डाक बंगले पे। और हमारे साथ मौजूद हैं मऊ जिला के, अगर देखे जाएं तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ वक्ता और पीसीसी सदस्य राजकुमार राय जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है और जो भी पार्टियां हैं अपनी अपनी दावेदारी बताना शुरू कर दी हैं। तो इसी क्रम में आज हम बात करते हैं 2022 के चुनाव को लेकर श्री राजकुमार राय जी से। जानते हैं 2022 के चुनाव के बारे में, क्या रणनीति है, क्या स्टैंड है इनके पार्टी का यहाँ से। देखिए, हमारी पार्टी जनता के सवालों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने पिछले 25-30 वर्षों में बदहाल कर दिया। हम रोज़गार के सवाल पर, हम महंगाई के सवाल पर, हम सड़कों की बेहाली के सवाल पर, हम शिक्षा में नाकारी के सवाल पर, कोरोना जैसी महामारी में सरकार की विफलता के सवाल पर, जनता के हितों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता की अदालत में जा रही है। सर, अगर देखा जाए आजकल मुद्दों पे, जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो यहाँ पे मुद्दे गायब हो जाते हैं और जातिवाद हावी हो जाता है। तो ये क्या रीजन है ये? देखिए, ये रीजन तो उन लोगों से पूछिए जो जातिवाद की राजनीति करते हैं। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की वकालत की है। भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता में, राजनीति में इसका कोई हक और अधिकार नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि गरीबी के बिंदु पर, सामाजिक अन्याय के बिंदु पर हम सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे हैं, आज भी हैं, कल भी थे, कल भी रहेंगे। एक विषय। दूसरी विषय है कि इन लोगों ने समाज को तोड़ा है और समाज को तोड़ने के अलावा जोड़ने का काम नहीं इन्होंने कभी किया है। मुझे नहीं लगता भारत सदियों पहले, कई सदी पहले इस तरीके की विषय थी। जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, कांग्रेस ने एक अपना उत्तम विचार दिया है कि जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, सबको अपना हक चाहिए। हम सबके विकास के लिए रात दिन काम किए हैं, सरकारों में रह कर के भी और पार्टी में भी हमने सबको सम्मान दिया है और सबको आगे ले चलने का काम किया है। हम जात वर्ग समाज की वकालत नहीं करते हैं। सब पूरे जनहित के मुद्दे जहां हैं वहां कांग्रेस खड़ी है। सर, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का अगर एक क्षेत्र पूर्वांचल की बात करें, यहाँ विकास में काफ़ी पीछे है। ये क्या रीजन है यहाँ पे कि ऐसे विकास में पीछे हो जाना पूर्वांचल का? बिल्कुल, आपने ये सवाल सही किया है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मैं कह सकता हूँ, गोरखपुर से इलाहाबाद, फैजाबाद से बलिया के बीच लगभग 16 से 18 करोड़ के लोग रहते हैं। और आज की तारीख में पिछले 30 वर्षों से, उसके पहले हमारे राष्ट्र निर्माता पंडित नेहरू जी, स्वर्गीय इंदिरा जी, स्वर्गीय राजीव जी ने उद्योग के क्षेत्रों में, कल कारखानों के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया। लेकिन इन सरकारों ने इन 16 करोड़ से 20 करोड़ के बीच की आबादी वाले क्षेत्रों में कोई कल कारखाना, औद्योगिक क्षेत्रों में किसी भी तरीके की कोई विषय इन्होंने नहीं लाई है। हाँ, एक बात ज़रूर है, किस तरीके से सामाजिक भाईचारा मिटे, आग लगे। ये सौदागर हैं, बाड़ी के तस्कर हैं, इनकी बाड़ी की तस्करी से समाज में आग लगती है और उसी आग की लपटों पर ये राजनीति करते हैं। यह गंभीर विषय है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भौगोलिक संपदाएं अपार, प्राकृतिक संपदाएं अपार, ऊर्जावान नौजवान, और भारत ही नहीं दुनिया के कोने कोने में जाके अपनी ऊर्जा का परचम इन्होंने लहराया है। आज की तारीख में मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे देश का कोई भी कोना है, पूर्वांचल के नौजवान वहाँ दर दर भटक रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी वकालतें कर रही हैं 25-30 वर्षों से सरकार, ये बीएसपी की, सपा की, बीजेपी के, उनसे सवाल आप करिए कि आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया क्या। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 89 तक हमारी सरकार थी। हमने उद्योग के क्षेत्र में, कल कारखाने के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में जो प्रगति की वो जस की तस पड़ी है। उस पर इन्होंने कोई विकास नहीं किया, काम किया है। सिर्फ अगर इन्होंने विकास का काम किया है
तो या तो सरकारी संपत्तियों को बेच के निजी पूंजीवादी हाथों में दिया है या स्वयं अपना विकास किया है। और ये जनप्रतिनिधियों के लिए सबसे बड़ी जवाबदेही और जवाबदारी और जिम्मेदारी बनती है कि जनहित के मुद्दों पर वो आगे आवें, पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें और पूर्वांचल की बात करें, और एक शख्स थे जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की अगर बात ना हो तो सारा सब कुछ अधूरा लगता है। क्या लगता है आपको कि जब से कल्पनाथ राय जी की मृत्यु के बाद मऊ का विकास एकदम रुक सा गया, जबकि फंड उस समय भी आते थे, पैसे उस समय भी आते थे और पैसे आज भी आ रहे हैं, बट विकास हो नहीं रहा है, ये रीज़न क्या है? देखिए, ये इस प्रकार जो आपने सवाल किया है वो वास्तव में जनता के लिए उदाहरण थे। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के अंदर एक ललक थी विकास के प्रति, और वो भगीरथ संकल्प लेके मऊ पूर्वांचल का विकास करना चाहते थे। उसकी कड़ी में आप यह भी जोड़ लें कि जब तक कांग्रेस की सरकारें रही, स्वर्गीय राय साहब ने अनवरत, निर्बाध और अथक परिश्रम से इस मऊ और पूर्वांचल का विकास किया। उनके जाने के बाद कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आई, और मैं यह कह सकता हूँ कि लगभग 22 सालों में वो इस संसार से जब चले गए तो हजारों करोड़ रुपया मऊ, घोसी लोकसभा और मऊ जनपद में आया, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। यह एक गंभीर सवाल है, और ये जनप्रतिनिधियों, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से ये गंभीर प्रश्न किया जा सकता है। और इन मुद्दों को लेकर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी हम ये मुद्दा बनाएंगे कि आखिर में वो उनकी मृत्यु के बाद हजारों करोड़ रुपया आया, कई उड़न खटोला आए, कई बार मुख्यमंत्रियों ने मऊ की धरती पर अपनी वो माला फूल से यहाँ की जनता से स्वागत करवाए, लेकिन क्या विकास की कोई एक ईंट भी रखा क्या? ये जनता के बिंदु, ये जनता के सवाल इन 25-30 वर्षों की चुनी हुई सरकारों से है। जाए तो पिछले कई महीनों से, पिछले 9-10 महीनों से, 1 साल होने वाले हैं, किसान धरने पे बैठे हैं। ये तीनों बिल को लेकर इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? ये सवाल तो आपको बीजेपी और मोदी सरकार से करना चाहिए। यदि मुझसे पूछ रहे हैं तो इस देश की यह रीढ़, किसान इस देश की रीढ़ हैं। भारत आज भी कृषि प्रधान देश है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम सबके नेता स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज वो नारा क्या हो गया? मोदी जी दुनिया में घूम घूम के पूंजीवादी, सामंतवादी, साम्राज्यवादी देशों की वकालत और चालीसा पढ़ रहे हैं। अपने देश में, अपने मुल्क में जिन अन्नदाताओं के ऊर्जा से, उनके खून पसीने से इस 135 करोड़ ही नहीं, दुनिया के और देशों में भी उनके खून पसीना से लोगों का जीवन यापन चल रहा है। आज लगभग साल भर होने जा रहा है और उनके मुद्दे, उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। और किसान के मुद्दे वाजिब हैं, जायज़ हैं। किसानों के साथ जो सरकार अनदेखी कर रही है, मुझे लगता है इस देश के किसान उखाड़ के फेंक देंगे ऐसी सरकारों को। यह पूंजीवादी पोषक सरकार, ये जनहित के मुद्दे, ये किसान के मुद्दे, आज़ादी के बाद अगर किसानों ने सबसे ज़्यादा आत्महत्या किया तो ये मोदी जी की सरकार में। ये सवाल है, अगर इस सरकार में किसी को लाभ मिला है तो 10% पूंजीवादी ताकतों को। जब हम कांग्रेस सत्ता में थे, स्वर्गीय इंदिरा जी ने निजीकरणों के विरोध में राष्ट्रीयकरण किया, और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लेकर के निजी सेक्टरों में गवर्नमेंट सेक्टर को बेच रहे हैं। अब किसानों को भी बेचने पर ये तुले हुए हैं। किसान इस पर सड़क से सदन पर लड़ाई लड़ रहा है, कांग्रेस उसके साथ है, और कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। ये जनता से सवाल जवाब किया जाएगा। जैसा कि उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि हमने जो तीनों बिल बनाए हुए हैं वो किसानों के हित में है। ये जो किसान धरने पे बैठे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, ये विपक्षी के, कांग्रेस विपक्षियों के बहकावे में आकर ये आंदोलन कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, मोदी जी बाणी के अधिकारी हैं, और वो आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो कब क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये उनकी विषय है। मैं पूछ रहा हूँ, वो तो कुछ और भी बोल दिए, उनके मंत्री भी कुछ और बोल दिए कि पता नहीं वो कौन से आतंकवादी हैं, कौन से वो हैं, क्या हैं, कैसे हैं।
अरे जरा सा भी इस लोकतंत्र में जिनके जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई सरकारों में अगर किसान के मुद्दे पर मोदी सरकार गंभीर नहीं है तो देश की जनता आंदोलित है या आक्रोशित है और वक्त आने पर इनको जवाब देगी। ये बोल क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं? ये तो अंबानी और अडानी के हाथों में भारत सरकार बिक गई है। जो अंबानी जी अडानी जी कहते हैं वही सरकार का फैसला होता है। इस तरीके से देश पूंजीवादी हाथों में हम नहीं बिकने देंगे। कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर के देश में फिर से पूरे हिंदुस्तान में दौरा करेगी और किसानों को आंदोलन करने के लिए और प्रेरित हम करेंगे। अगर वो कहते हैं तो कहते रहें। सही काम के लिए अगर हमारा सही कामों का विरोध होता है तो वह सही काम हम अंतिम सांसों तक करेंगे। किसानों के मुद्दे को लेकर के सड़क से सदन तक जैसे किसान आंदोलित होते हैं कांग्रेस उनके साथ रहेगी और तब तक लड़ाई लड़ेगी जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। सर आजकल एक मुद्दा चल रहा है, देखे होंगे आप, उस मुद्दे पे डेली बात होती है, हिंदू खतरे में है, और ये काफ़ी अगर देखे जाए तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो लोग वकालत करते हैं ये तो उनसे बात करिए। अभी उनको ये पता ही नहीं है भारत के अतीत में हिंदू संस्कृति संस्कार सभ्यता क्या है। हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक नागरिक उस संस्कृति संस्कार सभ्यता से परिचित है। सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की वकालत करने वाली हिंदू संस्कृति को ये बांट के रखना चाहते हैं क्या? स्वामी विवेकानंद ने भी दुनिया के उस मंच पर ये कहा था कि चूल्हा चौकी पर अगर समाज बांटा जाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हो क्या रहा है? विराट विचार का, विराट हृदय का ये संस्कार संस्कृति सभ्यता वाला देश है और ये सहिष्णुता सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम यही इसकी संस्कार संस्कृति सभ्यता है। उसी से परिभाषित शब्द हिंदू है। अगर हिंदू शब्द को ये परिभाषित छोटे में करना चाहते हैं, उसको बांटना चाहते हैं तो ये असंभव है। क्या 4 अप्रैल 1980 की भाजपा का उदय हुआ, उसके पहले हिंदू नहीं थे क्या? सदियों से हिंदू की परिभाषा भाजपा देगी हमको? कौन हिंदू है कौन नहीं हिंदू है, यही हिंदू की परिभाषा जानते हैं। उस मंच पर जब बात आएगी तो देश के नेताओं को मैं चुनौती देता हूं वो बैठ के बहस कर लें। हिंदू क्या है, हिंदू की संस्कार संस्कृति सभ्यता क्या है, हिंदू को गलत परिभाषित न किया जाए। बीजेपी के लोग अक्सर कहते हैं कि जो राहुल गांधी हैं ये राजकुमार जैसे निकलते हैं और 2-4 रैलियां करते हैं, 2-4 जगह घूमते हैं और फिर एसी के रूम में जाकर बैठ जाते हैं, तो ये राजनीति क्या करेंगे? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बीजेपी के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, देश के मंच पर कहना चाहता हूं कि वो अपने कान को थोड़ा खोलें और मेरी इस वाणी को सुनें। जिस कुर्सी के लिए वो लालायित हैं, जिस कुर्सी के लिए वो लालायित हैं, जिसके पिता जिसकी दादी इस देश के लिए कुर्बान हो गए, स्वर्गीय इंदिरा जी जब देश के लिए शहीद हुई तो राहुल गांधी के हाथों में अपनी दादी का वह खून आज भी है। देश की एकता और अखंडता के लिए उनकी दादी चली गई, उनके पिताजी देश की एकता और अखंडता में शहीद हो गए। जिस कुर्सी की ये बात करते हैं राहुल गांधी उस कुर्सी को बहुत दूर छोड़ दिए। कांग्रेस में बड़ी वकालत हुई, विपक्षियों ने भी कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी देश की जनता की सेवा के लिए कोई पद आज तक नहीं लिए और कई बार से लगातार सांसद हैं। मैं कहना चाहूँगा बीजेपी के लोगों के लिए, अभी एक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, माता पिता को छोड़ के तो संन्यास ले लिए, मठ पकड़ लिए। एक भारत के इतिहास में संस्कार संस्कृति सभ्यता पढ़ी जाती है अगर उसमें यह है कि सन्यासी जो हो जाता है वह कुर्सी के लिए लालायित नहीं होता है। कुर्सी के लिए लालायित तो ये बीजेपी के लोग हैं। देख लीजिए, जोगी जी कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, मोदी जी कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। राहुल गांधी कभी कुर्सी की लड़ाई लड़े नहीं, वह जनता के हितों के मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं और यही कांग्रेस की परंपरा है। इसी को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी पे क्या कहना चाहेंगे इस समय अगर देखा जाए, जबकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ना उत्तर प्रदेश में महंगाई है ना यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। अगर यहाँ पे महंगाई होती बेरोजगारी होती तो ये आंदोलन कर रहे होते सड़क पे उतर के, ना कि घर में बैठे होते। उनको ये पता ही नहीं है
आने वाला दिन बताएगा उनको कि जनता उनसे कितना खुश है और कितनी उनसे नाराज़गी है। बेरोजगारी के मुद्दे पर इस पूरे हिंदुस्तान के नौजवान आक्रोशित और आंदोलित हैं और इस लोकतंत्र में सही समय पर उनको सबक बताएंगे कि बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार जो पूंजीवादी हितों में राष्ट्रीयकृत सरकारी को पूरी तरीके से निजीकरणों के हाथ में बेच रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, अराजकता बढ़ रही है और अब इससे बड़ी महंगाई क्या हो सकती है। गैस की महंगाई अपने आप, पेट्रोल की महंगाई अपने आप, पूरे देश में चारों तरफ हाहाकार तो मचा है। आप गांव में जाइए, आप जनता के बीच में जाइए, उनसे पूछिए कि महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं। इनकी वकालत में ये तो कुछ भी कहने को तैयार हैं। ये तो इनका एक ही फंडा है कि कुर्सी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वह कांग्रेस काम नहीं करती है। बीजेपी का है कि अब की बार यूपी में 400 पार, सपा भी उधर कह रही है कि 400 पार, इधर बीएसपी भी है जो कह रही है 350 पार। आपका स्टैंड कहाँ पे है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में? अरे भाई, ये ज्योतिषी हैं, जनता का परिणाम में पहले ही देते हैं। हो सकता है ईवीएम में घालमेल करना हो, और सपा और बसपा की बात कर रहे हैं और ये ज्योतिषियों की बात कर रहे हैं। तो अभी तो पश्चिम बंगाल में जल्दी चुनाव हुआ था, कहाँ है मोदी जी खड़े? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, भविष्यवेत्ता नहीं हूँ। जनता की अदालत में इन सारे मुद्दों को लेके जा रहा हूँ। बेरोजगारी का मुद्दा, जनहित के मुद्दे, गरीबी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और जिस तरीके से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का, नफरत और आंधी और तूफानों में चलने वाली सरकारों के विचारों का मुद्दा है, इनको लेके चल रहा हूँ। ये जनता फैसला करेगी कि कौन 100 के पार जाएगा और कौन 300 के पार जाएगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जनता कांग्रेस के पक्ष में चल रही है और आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार बनाएगी। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में? ये आप जानते हैं, अगर जनता का आशीर्वाद हमको मिला तो हम सरकार बनाएंगे। मैं ये कह सकता हूं कि मैं जब गांव में जाता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं, तो जनता बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से और इन सरकारों से पूरी तरीके से नाराज़ है और वो कांग्रेस को ही विकल्प के रूप में देखना चाहती है। पिछले 25-30 वर्षों में सपा ने, बसपा ने, भाजपा ने उत्तर प्रदेश के लोगों को छला है। अब आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला लिया है कि हमारा एक ही संकल्प, कांग्रेस का संकल्प, और कांग्रेस ही एक विकल्प। ये थे राजकुमार राय जी। आप देख रहे थे मऊ तक। मैं संजय, नमस्कार।